भी कर सकते हो. The implied authority of a partner may be extended or restricted by contract between the partners. Under the following conditions, the restrictions imposed on the implied authority of a partner by agreement shall be effective against a third party. ठीक है, काम का वर्ड against. सर एग्जाम्पल, हमारा जहाँ से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ का एग्जाम्पल लेता हूँ. सर ए बी सी 3 पार्टनर्स, इसका काम था अकाउंटिंग का, इसका काम था मार्केटिंग का, इसका काम था रॉ मटेरियल परचेज करने का, और यहाँ पे वेंडर था. वेंडर को ऑलरेडी पता है कि वो सी बंदा है जो आके मुझसे रॉ मटेरियल परचेज करेगा चीज़. वेंडर के पास जाता है बी चीज़ परचेज करने के लिए, और हमारे वेंडर को ऑलरेडी पता है कि अथॉरिटी परचेज करने की सी की है. फिर भी वेंडर बी को चीज़ बेच देता है. फिर जब पैसे मांगने की बारी आती है, लॉ में क्या बोलता है, आप सिर्फ बी से ही रिकवर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता था उसकी अथॉरिटी नहीं है, फिर भी आपने उसको बेचा, तो ये आपकी गलती मानी जाएगी. अगर सी परचेस करता तो मैं तीनों से पैसा ले सकता था, बिकॉज ये अथॉरिटी वाला बंदा है. तो एक्ट ऑफ द पार्टनर विल बाइंड द फर्म, सिंपल केस. बट जिसकी अथॉरिटी नहीं है, अगर आपने उसको बेचा तो फिर वो आपका प्रॉब्लम और वो बी का प्रॉब्लम. ए और सी उसके लिए जवाबदार नहीं है. ये देख फर्स्ट पॉइंट. थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, ऊपर में वर्क मार्क भी करा वर्ड अगेंस्ट थर्ड पार्टी. वापस पढ़ता हूँ. द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर may be extended or restricted by contract between the partners. Under the following conditions, the restriction imposed on the implied authority of a partner by agreement shall be effective against a third party अगर third party knows about the restriction. तो फिर आप सिर्फ बी से ही पैसा रिकवर कर सकते हो. दूसरा, सर जब वेंडर डील करा था बी के साथ, उसको ये पता ही नहीं था कि बी ए बी सी फर्म का पार्टनर है. उसको ऐसा था वेंडर को कि वो बी से पर्सनली डील कर रहा है. तो जब आपको ऐसा था कि बी से पर्सनली डील करे तो फिर अकेला बी ही पैसा देगा आपको, ए और सी से रिकवर कर नहीं सकते, बिकॉज आपको पता ही नहीं था कि वो पार्टनरशिप के लिए काम कर रहा है. दैट इज माई सेकंड पॉइंट. द थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विथ पार्टनर ऑफ अ फर्म. तो दोनों ही केस के अंदर थर्ड पार्टी केस हारेगा. इसको हम अच्छे से एक बार लिखते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ मैं. ठीक है, नॉर्मल केस क्या होगा और हम जो पढ़ रहे हैं उसमें केस में क्या होगा, एकदम सिंपल. पहले हम नॉर्मल केस लिखते हैं. साथ साथ में लिख सकते हैं बिकॉज पढ़ा चुका आपको ऑलरेडी सब. ए बी सी ABC and associates C's duty to buy raw material from vendor. If C buys, comma, vendor can recover dues from the firm. ब्रैकेट में ऑल द पार्टनर्स. ये नॉर्मल केस होगा. नीचे however, comma, कुर्सी सर. if vendor sells raw material to B, comma, knowing it is, मैं ले लूँगा, थैंक यू. knowing it is not within B's authority to buy raw material for firm, comma, vendor cannot recover dues
फ्रॉम फर्म। ये हमारा केस नंबर 1 हुआ। केस नंबर 2, if vendor is unaware that B is a partner of ABC and Associates, comma, vendor cannot recover dues from firm। तो दोनों के अंदर ये कॉमन हो गया, सिंपल। Extended or restricted by contract between the partners. Under the following conditions, the restrictions imposed on the implied authority of a partner by agreement shall be effective against a third party. The third party case हारेगा कब? पहला, the third party knows about the restrictions. दूसरा, third party does not know that he is dealing with a partner in a firm. एग्जाम्पल दिए हुए नीचे, पढ़ सकते हैं एक बार फटाक से, मैं वेट करता हूँ, जल्दी करिएगा, आपको हर एक वर्ड समझ में आना चाहिए। I'll wait. Example number 6. Waiting. हो जाना चाहिए। लास्ट लाइन कितनी अच्छी लिखी उसने, ये वाली। On the contrary, B's awareness as to restriction will absolve the firm of its liability to repay the amount to B. अगर उसको पता है कि रेस्ट्रिक्शन है तो फर्म फ्री हो जाएगा, तो पैसा सिर्फ उससे ले सकता है जिस पार्टनर की गलती है। उसके ऊपर अगर लेंडर को नहीं पता तो फर्म लायबल होगा सर। द लेंडर इज अनअवेयर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन ए, द फर्म विल बी लायबल टू रीपे द मनी टू बी। पर अगर बी को पता है तो फिर सर बी की गलती है। वेरी सिंपल। अच्छा एग्जाम्पल, 21 पढ़ चुके, हम आगे सीधा 23 के ऊपर। 23 से लेके 27 सिर्फ एक ही टॉपिक की बात करेगा बार बार, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। फिर 28 हम ऑलरेडी पढ़ चुके यूनिट नंबर 1 के लास्ट टॉपिक के अंदर, और फिर 29 से लेके लास्ट तक सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। तो 23 से लेके 27 हम 5 सेक्शन पढ़ेंगे, सारे के सारे एक ही बात करेंगे विच इज म्यूचुअल एजेंसी, और हम फिर भी पढ़ेंगे यहाँ से 23 इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। यहाँ पे सर हम वो बात नहीं करें कि कोई पार्टनर फर्म के अंदर एंटर कर रहा है, हम यहाँ पे एडमिट वाले एडमिशन की बात करें कि किसी एक पार्टनर का एडमिट करना इज इक्विवेलेंट टू पूरी फर्म का उसको एडमिट करना, विच इज म्यूचुअल एजेंसी। फटाक से पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद ऊपर का थ्योरी पढ़ लेंगे। X and Y are partners in a firm dealing in spare parts of different brands of motorcycle bikes. Z purchased the spare part for his Yamaha motorcycle after being told by X, जो पार्टनर था, that the spare part is suitable for his motorcycle. जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा, after being told by X, ये हो गया आपका एडमिशन, एडमिट करना। ठीक है, आगे बात करते हैं।
that the spare part is suitable for his motorcycle. Y is ignorant, Y को नहीं पता इस transaction के बारे में. The spare part proves out to be unsuitable for the motorcycle and it's damaged. X and Y both are responsible to Z for his loss. तो एक पार्टनर का एडमिट करना इज इक्वल टू पूरी फॉर्म का एडमिट करना, सारे पार्टनर फंसेंगे. ऊपर थे ही पढ़ लेते हैं सर एक बार. Partners as agents of each other can make binding admissions, but only in relation to partnership transaction, obviously, and in the ordinary course of business. An admission or representation बोलना by a partner will not, however, bind the firm if his authority on the point is limited and the other party knows of the restriction. अभी भी पढ़ कर आए. The section speaks of admissions and representations being evidenced against the firm. That is to say, they will affect the firm when tendered by third parties. They may not have the same effect in case of disputes between the partners themselves. For example, बहुत अच्छा. नीचे आते हैं 24. Effect of notice to acting partner. Notice मतलब कागज वाली नोटिस की बात नहीं करें, हम यहाँ बात करें कि सर किसी थर्ड पार्टी ने एक एक्टिव पार्टनर को कुछ बताया और एक्टिव पार्टनर को पता पड़ा इस नोटिस इस इक्विवेलेंट टू पूरे फॉर्म को पता पड़ गया. दिस इज एज गुड एज आप यहाँ लेक्चर में बैठे हुए हो और आपने जो पार्सल अपने घर पे मंगाया था वो पार्सल आया और पार्सल आपके घर वालों ने रिसीव करा. दैट इज इक्विवेलेंट टू आपने रिसीव करा. तो हम आपको वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर एक्टिव पार्टनर है और अगर किसी थर्ड पार्टी ने एक्टिव पार्टनर को कुछ बताया तो ऐसा मानेंगे पूरी फॉर्म को बता दिया. पढ़ लेते हैं. इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर. द नोटिस टू अ पार्टनर वो हैबिचुअली एक्ट्स इन अ बिजनेस, मतलब एक्टिव पार्टनर वो हैबिचुअली एक्ट्स इन अ बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑपरेट्स एज नोटिस टू द फर्म except in case of fraud on the firm committed by or with consent of that partner. Thus, notice of one is equivalent to notice to the rest of the partners of the firm, just as notice to an agent is notice to principal. This notice must be actual and not constructive. सही में मिला होना चाहिए. It must be received by working partner and not by sleeping partner. It must further relate to firm's business. Only then it would constitute a notice to the firm. पार्टनर को बताया मतलब फर्म को बताया. ठीक है. पढ़ लेते एग्जाम्पल, बहुत बकवास है पर फिर भी. PQ and R are partners in a business for purchase and sale of second hand goods. R purchases a second hand car on behalf of the firm from S. In the course of dealing with S, he comes to know that the car is stolen one and is actually belongs to X. P and Q are ignorant about it. All the partners are liable to X, the real owner. The only exception would lie in the case of fraud, whether active or tacit. 9. तो यहाँ पे अगर उसने छुपाया होता तो अकेला वो फंसता क्योंकि वो फ्रॉड हो जाता फिर. एग्जाम्पल 9. A partner who actively participates in the management of the business, मतलब active partner, bought for the firm certain goods while he knew of a particular defect in the goods. His knowledge as regards the defect ordinarily would be construed as knowledge of the firm, though the other partners in fact were not aware of the defect. But because A had in the league with the seller conspired to conceal the defect, ये fraud है sir. The defect from the other partners, the rule would be inoperative. अब सिर्फ वो liable, and the other partners would be entitled to reject the goods upon detection by them of the defect. तो नॉर्मल केस के अंदर एक्टिव पार्टनर को पता पड़ा मतलब सबको पता पड़ा, और अगर वो एक्टिव पार्टनर फ्रॉड कर रहा है तो बाकी पार्टनर्स को पता पड़ा, ऐसा नहीं मानेंगे. 25. Liability to third parties. The question of liability of partners to third parties may be considered under different heads. Pehla, liability of a partner for acts of the firm. The partners are jointly and severally responsible to third parties for all acts which come under the scope of their express limited authority. This is because all the acts done within the scope of authority are acts done towards the business of the firm. The expression act of the firm connotes, बताता है, any act or omission by all the partners or by any one partner or agent of the firm which gives rise to right enforceable by or against the firm. Again, in order to bring a case under section 25, it is necessary that the act of the firm in respect of which liability is brought to be enforced against the party must have been done while he was a partner. Example, certain persons were found to have been partners in a firm when the acts constituting an infringement of a trademark. बहुत ही सिंपल पॉइंट. पूमा को आप बता रहे हो, Puma. This is called infringement of a trademark. Okay.
by the firm took place, it was held that they were liable for the damages arising out of alleged infringement. It being immaterial के damages firm के बंद होने के बाद पता चले, आप liable रहेंगे. तो एक पार्टनर ने कांड करा, सारे पार्टनर फंस गए. ठीक है, इजी पीजी. नीचे आते हैं 26. अभी भी मुझे इजी चल रहा है. The firm is liable to the same extent as the partners for any loss or injury caused to a third party by the wrongful acts of a partner, if they are done by the partner while acting in the ordinary course of business of the firm with authority of the partners. Example पे आते हैं, बहुत अच्छा example है. One of the two partners in a coal mine acted as a manager was guilty of personal negligence in omitting to have shaft of the mine properly fenced. As a result thereof, an injury was caused to a workman. The other partners was also held responsible for the same. Mutual agency. ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. If the act in question can be regarded as authorized and is falling within the either of the categories mentioned in section 26, मतलब या तो ordinary course of business वाला है या उसकी authority के अंदर आता है, तो पूरा firm liable होगा सर. ठीक है, नीचे 27 डिफिकल्ट सेक्शन है. लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स. आई कैन सी यहाँ पे दो क्लॉजेस दिए हुए हैं, क्लॉज ए और फिर क्लॉज बी. बहुत भयानक लैंग्वेज है. हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए. है म्यूचुअल एजेंसी की, नो डाउट. तीन पार्टनर ए बी सी, तीनों ने धंधा करते हुए गुड्स सेल करे डी को. डी हो गया मेरा डेटर. डी ने पैसा दिया सी को और सी ने वो पैसा खर्च कर दिया. लॉ में क्या बोलता है, ए एंड बी जाके डी को नहीं वापस नहीं बोल सकते पैसा दे. उसने सी को पैसा दिया, मतलब उसने फर्म को पैसा दिया, तो अब डी से वापस से पैसा नहीं मांग सकते ए एंड बी. सब मतलब जो सी ने अनऑथराइज काम किया उसके लिए फर्म लायबल होगा, डी लायबल नहीं होगा. सब मतलब सी मेरा एजेंट हो गया और ए एंड बी प्रिंसिपल हो गए. वाइस वर्सा, सेम एग्जांपल वाइस वर्सा. सर डी ने पैसा दिया ए को, हम सी ही हैं अभी भी. डी ने पैसा दिया ए को और ए ने उस पैसे को खर्च कर दिया, उसी को बोलते हैं मिस एप्लीकेशन. यहाँ हमने किया था मिस एप्लीकेशन और यहाँ कोई और कर रहा है मिस एप्लीकेशन. ए का मिस एप्लीकेशन बी एंड सी पे भी बाइंडिंग होगा, तो यहाँ पे मैं फंसा. प्रीवियस केस में मैंने फंसाया था. ठीक है, दो क्लॉजेस, क्लॉज ए क्लॉज बी. देखते हैं एक बार. इट मे बी ऑब्जर्व दैट working of the two clauses of section number 27 is designed to bring out clearly an important point of distinction between two categories of cases of misapplication of money. ठीक है, उसको misuse करना by partners. Point of view का difference है बस, एक में हम point of view में है, एक में दूसरा partner point of view में है. Clause A covers the case where a partner acts within his authority and मतलब पैसा रिसीव करना था, पैसा रिसीव करा, and due to his authority as a partner he receives money or property belonging to a third party and misapplies that money or property. For this provision to be attracted, it is not necessary that the money should have actually come into the custody of the firm. On the other hand, clause B would be attracted when such money or property has come into the custody of the firm and it is misapplied by any of the partners. Conclusion देखिए कितना अच्छा लिखा उसने. The firm would be liable in both the cases. मतलब पूरा सब जिम्मेदार होंगे, डी जिम्मेदार नहीं होगा. If receipt of money by one partner is not within the scope of his apparent authority, his receipt cannot be regarded as receipt by the firm and the other partners will not be liable unless the money receipt comes into their possession or under their control. वापस एक बार, क्लॉज ए के अंदर हम सी हैं, पैसा हमारे पास है, हमने मिसअप्लाई करा, फर्म लायबल. क्लॉज बी के अंदर हमारे एक पार्टनर के पैसा आया और उसने मिसअप्लाई करा, अगेन पूरा फर्म लायबल. तो खाली पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है. एग्जाम्पल बहुत गंदा है, पढ़ लेते हैं एक बार, वापस ऊपर वाला पढ़ते हैं. A, B and C are partners of a place of car parking. P stands his car in the parking place. खतरनाक. A sold out the car to a stranger. इससे गंदा एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? हमारी कार पार्किंग में एक बंदा कार पार्क करके जाता है और हमारा पार्टनर उसको बेच के आ जाता है. For this liability, the firm is liable for the acts of A. Again, mutual agency. ऊपर अपन वापस पढ़ते हैं. The firm would be liable in both the cases. ठीक है. If receipt of money by one partner is not within the scope of his apparent authority, हमारा वही वाला केस कि सर A, B और C थे. C रॉ मटेरियल परचेज करता, रॉ मटेरियल परचेज करने गया B
वो उसके अथॉरिटी के बाहर हो गया, अब सिर्फ वो लायबल है। If receipt of money by one partner is not within the scope of his apparent authority, his receipt cannot be regarded as receipt by a firm and the other partners will not be held liable unless the money received comes into their possession or under their control. उनके कंट्रोल में आया तो फिर वही liable होंगे। ठीक है, कुछ काम का नहीं। 23 से 27 कुछ काम का नहीं। ठीक है, सबका कंक्लूजन एक ही था, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, बहुत पहले लिख चुका था मैं, सब एक ही बात कर रहे थे। 28 इंपॉर्टेंट ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट मिनट में। 29 सुपर इंपॉर्टेंट, पिछले 5 अटेम्प्ट में 3 बार आ गया सर, इंक्लूडिंग लास्ट अटेम्प्ट। इतना ज़्यादा काम का। एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, तीन पार्टनर ए बी सी, सी को लोन चाहिए, सी जाता है डी के पास और डी सी को पर्सनल लोन देता है। डी को अब डर लग रहा है कि सी पैसा वापस देगा कि नहीं। ठीक है, ये इनकी पार्टनरशिप फॉर्म है। प्रोफेशन रेशियो 1:1:1। तो डी सी को बोलता है मैं तुझे लोन तो दे दूंगा, क्या भरोसा तुम्हें पैसा वापस नहीं उठाएगा। तो सी बोलता है ब्रो टेंशन मत ले, अपन एक जुगाड़ करते हैं, मेरा जो प्रोफिशिएंट रेशियो है ये मैं तेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मतलब आज के बाद जो हिस्सा मुझे मिलने वाला होगा प्रॉफिट का, वो हिस्सा मुझे नहीं मिलेगा, वो हिस्सा तुझे मिलेगा। तो सी ने बेसिकली ट्रांसफ़र करा अपना इंटरेस्ट, हक, इंटरेस्ट डी को, जिसको हम प्यार से लॉ के अंदर वर्ड बोलते हैं असाइन। पढ़ चुके हैं इसको हम दो दो अलग अलग जगह। आप किसी को अपने से असेट ट्रांसफ़र करते हो उसको असाइनमेंट बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। सक्सेशन के अंदर असेट लायबिलिटी दोनों जाता है, इसको हम ड्रॉ भी कर चुके हैं। येलो कलर से ड्रॉ किया था, लेफ्ट हैंड साइड लिखा था बर्डन एंड बेनिफिट्स, राइट हैंड साइड लिखा था बेनिफिट्स। लेफ्ट हैंड साइड जो बर्डन बेनिफिट लिखा था वहाँ पे मैंने लिखा था सक्सेशन, और जो राइट हैंड साइड बेनिफिट लिखा था वहाँ पे मैंने लिखा था असाइनमेंट। इसके अलावा यूनिट नंबर 2 के अंदर सेकंड लास्ट टॉपिक के अंदर फास्ट एज के अंदर दूसरे वाला ए भी असाइनमेंट था, जहाँ पे बाप अपना डिविडेंड लेने का हक अपने बेटे को देता है, फिर बेटे को डिविडेंड नहीं मिलता तो बेटा कंपनी को सू कर सकता है। पढ़ चुका ऑलरेडी। तो सी ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करा पी को। ये सब हो जाने के बाद हमारा लॉ मेकर बोल रहा है कि डी को एक नाम देते हैं विच इज असाइनी। इको नाम लिखा हुआ है, रादर मैं असाइनी बाद में लिखता हूँ, पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला नाम लिखता हूँ जिसके ऊपर सेक्शन का नाम है ट्रांसफरी। दूसरा नाम असाइनी। कितना ऑब्वियस है, सी हमारा हो गया ट्रांसफरर, तो डी ट्रांसफरी और सी ट्रांसफरर। सीक्वेंस की बात करें तो पहले ये हुआ, फिर ये हुआ और फिर ये हुआ कि डी को हमने ट्रांसफर ही बोला। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो डी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमारा सेक्शन अब स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, बुक में तो ये सब लिखा ही नहीं है सर, बुक में सीधा प्रोविजन लिखा हुआ है। तो ये जो डी है अभी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। दिस इज नंबर 4 जो बात कर रहा है टॉपिक हमारा सेक्शन नंबर 29, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। तो मैंने आपको पहले बैकग्राउंड दिया कि ट्रांसफरी कौन होता है, उसके बाद आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। पूरा सेक्शन डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, ठीक है। लॉ मेकर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हम भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 1, 2। पहले बार में बोलता है लॉ मेकर ड्यूरिंग दी continuance of firm during dissolution of the firm। ट्रांसफर के अधिकार क्या, जब फर्म जिंदा है तब, या फर्म मर रहा है तब, या रिटायरमेंट
ऑफ ट्रांसफर। दो बार भी तोड़ दिया उसको अपन ने। उसके अंदर बात करते हैं पहले वाले पॉइंट के अंदर, दैट इज ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस ऑफ द फर्म। फर्दर दो पॉइंट में डिवाइड किया सर। एक, क्या आपका अधिकार है, और एक, क्या आपका अधिकार नहीं है। दो पार्ट में तोड़ दिया उसको। उसमें क्या अधिकार नहीं है की लिस्ट ज़्यादा लंबी है, जिसमें लॉ मेकर बोलता है पहला, आप बुआ के साथ CID नहीं कर सकते। मतलब पे आते हैं, सर जो ट्रांसफ़र ही है हमारे एग्जाम्पल में डी, वो डी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फर्म की डिमांड नहीं कर सकता, ऊपर क्रॉस मार्क है, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता और चैलेंज भी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। उसके अलावा कंडक्ट, आपने एक एंट्री में रखी है टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंडिचर 60 लाख सपोज। अब डी आके बोलता है कि नहीं ये 60 लाख नहीं 40 लाख होना चाहिए। डी आके बोलता है नहीं ये रेवेन्यू नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब जो लिखा है उसको गलत बोलना। टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। आप फॉर्म में आके बोलो कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, तेरे बाप का नहीं है, तू पार्टनर नहीं है, तू ट्रांसफर ही है। इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ये आप नहीं कर सकते। कर क्या सकते सर? सिर्फ एक चीज़, राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, क्योंकि वही था वो अधिकार जो आपको दिया गया था, तो आप सिर्फ वही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। वही मांगना आपका अधिकार है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड खत्म ही हो गया सर। राइट हैंड साइड पे आते हैं। सर फर्म बंद हो रहा है या सी रिटायर होकर जा रहा है, व्हाट नेक्स्ट। यहाँ हम बात करें सिर्फ अधिकार की, क्योंकि फर्म ही बंद हो रहा है। क्या देख रहा है उसको बेवड़े, कहा तो सोने दे, तू क्यों सो गया, तेरे को उसके साथ सोना है। यहाँ देखना बेवड़े, तेरा क्या जा रहा है, वो सो रहा है तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, तेरा क्या जा रहा है, वो सो गया वो फेल होगा, तेरे को भी फेल होना है, तो देखना भाई इधर। सर अधिकार क्या है फिर? लॉ में क्या बोलता है? दो, पहला जो वहाँ लिखा था अपने लेफ्ट हैंड साइड वो यहाँ पर आएगा, सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा, राइट टू पार्टिसिपेट इन असेट्स ऑफ द फर्म। क्योंकि अभी था हिसाब किताब होगा सर, तो जितने असेट्स होंगे सी के उतने होंगे अब डी के। प्रॉफिट तब होता जब फर्म चल रहा होता, जब फर्म चल ही नहीं रहा तो प्रॉफिट का के असेट में हिस्सा। दूसरा, कितना हिस्सा मिलेगा उसके अलावा आप बुआ भी मांग सकते हो सर, जो आप पहले नहीं मांग सकते थे, तो आपको अब बुआ भी मिलेगी। खत्म हो गया सेक्शन, इतना सही है। और फिर कुछ क्लैरिफिकेशन है, मैं क्लैरिफिकेशन भी लिख देता हूँ एक बार, इसको जो नीचे लिख देता हूँ। 3 है नोट्स। पहला, D is not a partner of the partnership firm, comma, he is merely a transferee and hence he cannot enjoy the same rights as that of a partner. Second,
partner's interest like any other property can be transferred, जो हमारे सी ने करी थी लास्ट। in order to admit D as a partner, consent of all the partners is required, but that is not required in case of transfer of interest। खत्म सर। बुक में देखते हैं एक बार, बुक में क्या लिखा हुआ। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट सेक्शन 29। A share in a partnership is transferable like any other property. My note number 2. But as the partnership relationship is based on mutual confidence, the assignee D of partner's interest by sale, mortgage or otherwise cannot enjoy the same rights and privileges as the original partner. Note number 1. The rights of such transferee are as follows. Pehla, during the continuance of partnership, such transferee is not entitled, Pehla, to interfere with the conduct of the business, to require accounts, to inspect the books of the firm. He is only entitled to receive the share of the profits of the transferring partner and is bound to accept the profits as agreed by the partners, that is, he cannot challenge the accounts. On the dissolution of the firm or on retirement of the transferring partner, the transferee will be entitled against the remaining partners, Pehla, to receive the share of the assets of the firm to which transferring partner was entitled, and for the purpose of assigning the share, he is entitled to accounts as from date of the dissolution. By virtue of section 31, जो है admission of a partner, which we will discuss hereinafter, no person can be introduced as a partner in a firm without consent of all the partners. Note number 3. A partner cannot, by transferring his own interest, make anybody else a partner in his place unless the other partners agree to accept that person as a partner. At the same time, a partner is not debarred from transferring his interest. Note number 3. A partner's interest in the partnership can be regarded as an existing interest and tangible property which can be assigned. नीचे कुछ नहीं, कितना आसान। दूसरा, जैसे अपने असेट बेच सकते हो वैसे अपना इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो, हैं? डी किसको ट्रांसफर करेगा? नहीं, एक मिनट, डी क्या ट्रांसफर करेगा मुझे बताना एक बार। तो बोलना क्या कंफ्यूजन, वही तो पूछ रहा हूँ। मैं क्यों करूँ? सी कौन है, डी कौन है, तू मुझे बताएगा, मैं क्यों तुझे बताऊंगा? बोले तो उसको बोलने दे। हाँ, तो इंटरेस्ट किसने ट्रांसफर करा? इंटरेस्ट किसने ट्रांसफर किया? सी ने। तो आपका क्वेश्चन क्या बचा फिर? अब कौन क्या ट्रांसफर कर सकता है, ये क्वेश्चन था ना। हाँ, तो डी ट्रांसफर कर सकता है कुछ, तो कौन कर सकता है? मिल गया आंसर। लॉस करेगा तो डी लॉस में पार्टिसिपेट क्यों करेगा? उसको सर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि डी सी से उसके लिए अलग से पैसा मांगेगा। अल्टीमेटली पार्टनर सी ही है, तो लॉस वही बेयर करेगा, लायबिलिटी भी वही बेयर करेगा। डी तो सिर्फ उसका हिस्सा ले रहा है, नथिंग एल्स। परफेक्ट, लिख देता हूँ मैं। हाँ, पार्शियल ऑब्वियसली लोगों का छोटे से अमाउंट का है और हमारा प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं पूरा नहीं करूँगा, 50% नहीं करूँगा। इसी तो मैंने क्लैरिफिकेशन नंबर 2 लिखा कि पार्टनर का इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल है लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी। वो पूरा करो आधा करो, आपके और सामने वाले डी के ऊपर डिपेंड करता है। लिख देते हैं यहाँ पे, वो भी मैं लिख देता हूँ। इंटरेस्ट ट्रांसफर असाइन ब्रैकेट में परफेक्ट।
ये रहा, वो नोट नंबर 1 में लिखा होता है D is not a partner of the partnership firm. He is merely a transferee and hence he cannot enjoy the same rights as that of a partner. ब्रैकेट लिख देता हूँ C. जब तक D का लोन रीपे नहीं हो जाता तब तक। नहीं, श्योरिटी तो थर्ड पर्सन होता है, इसमें तो हम खुद ही है ना। आप ऐसा बोल सकते हो फॉर दी सेफ गार्डिंग ऑफ डी, हम उसको ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हमारी फर्म का प्रॉफिट में हिस्सा तेरे को देंगे हमारी जगह, ऐसा डी की श्योरिटी के लिए नहीं चाहिए। ये रहा आपके सामने, क्योंकि जो 1:1:1 के जो मेरा 1/3 है वो तो मेरा राइट है ना, मैं किसी को भी दूं। तक हाँ प्रियांशी दीदी, शुरू करते हैं, बुक बंद कर। क्या पढ़ा अपन है? जोर से बोल, माइक चाहिए, जोर से बोल। नहीं, एग्जाम्पल बोल पूरा स्टार्टिंग से। एग्जाम्पल कहाँ से हमने शुरू करा? वेरी गुड जी, ओके। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब क्या? शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट देगा तब जाके डी को ट्रांसफर री बोलेंगे, तब तक कैसे बोल सकते हैं? मैं ट्रांसफ़र करूँगा, मैं सी ट्रांसफरर, तो वो ट्रांसफरी, तो मेरे इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट का हिस्सा ट्रांसफ़र करने के बाद वो ट्रांसफरी बनेगा। आगे बढ़िए, बन गया डी ट्रांसफरी। व्हाट नेक्स्ट? उसके अधिकार दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन से दो पार्ट्स? जब फर्म जिंदा है, जब फर्म मर गया। सिंपल रखते हैं, फर्म जिंदा है तब क्या? क्या हाँ क्या ना? क्या पर क्या डिमांड करना? बीओए मतलब कितना दर्द है जीवन में, देख हिसाब किताब, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डी डिमांड करना, फिर आई सी कंटीजेंट लायबिलिटी। राइट है। फिर एक और पॉइंट था, नहीं कर सकते मैं, क्या कर सकते हैं? बाजू में जाते हैं। ड्यूरिंग दी, जब फर्म बंद हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ दी फर्म, तब क्या? जब फर्म बंद हो रहा है तब क्या अधिकार?
राइट टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट किस में ना, तो आसपास से आंसर आ गया, खुद याद है कि आसपास से आंसर आया, वो तो बोल, इतना खुद ही बोल रहे हो, कुछ नोट्स से, नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ था, द फर्म, तो अब तक याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ लास्ट बेंच H&M शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। ABC से शुरू करते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया ABC से शुरू करते हैं। बुक बंद कर, शुरू कर। सी ने डी को पर्सनल लोन दिया, वेरी गुड। फिर डी ने सी को अपने प्रॉफिट का हिस्सा दिया। You observe that a minor cannot be bound by a contract because a minor's contract is void. मैं होता तो void नहीं लिखता, कोई बात नहीं, and not merely voidable. Therefore, a minor cannot become a partner in a firm because partnership is founded on a contract. Though a minor cannot be a partner in a firm, he can nonetheless be admitted to the benefits of partnership under Section 30 of the Act. In other words, he can be validly given a share in the partnership profits when this has been done with the consent of all the partners. किया हमने discuss. Then the rights and liabilities of such a partner will be governed under section number 30. Rights की बात करते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन 4 मार्क का। A minor has right to his agreed share of the profits of the firm. He can have access to, inspect and copy accounts of the firm. तीसरा जो 1 and 2 से बना, he can sue the partners for accounts, number 2 वाला point, or for payment of a share, 1 वाला point, but only when separating his connection with the firm and not otherwise. Fourth, on attaining majority, he may within 6 months elect to become a partner or not to become a partner. If he elects to become a partner, then he is entitled to the share to which he was entitled as a minor. If he does not, his share is not liable for any acts of the firm after the date of public notice served to the effect. इसी को और डिटेल में पढ़ाए नीचे। Liabilities before attaining majority, limited obviously. The liability of the minor is confined, ठीक है, limited only to the extent of his share in the profits. आपका बस आपसे वो हिस्सा छीन सकते हैं प्रॉफिट का जो आपको देने वाले थे। Minor has no personal liability for the debts of the firm incurred during his minority. Minor cannot be declared insolvent, कितना obvious point है वो तो, but if the firm is declared insolvent, his share in the assets of the firm vests in the official receiver. उसका भी फिर हिसाब किताब होगा, जितना उसका हक है उसका भी हिसाब किताब होगा। Second point, after attaining majority, within 6 months of his attaining majority or on his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, whichever it is later, the minor partner has to decide whether he shall remain a partner or leave the firm. Where he has elected not to become a partner, he may give public notice that he has elected not to become a partner, and such notice shall determine his position with regard to the firm. Sir, notice नहीं दिया तो ऐसा मान लेंगे आप कंटिन्यू कर रहे हो। If he fails to give such a notice, he shall become a partner in the firm after the expiry of 6 months. नीचे, when he becomes a partner, दो केस में हो सकता है, आपने नोटिस दिया कि पार्टनर बनना है तब, या आपने नोटिस ही नहीं दिया तब। If a minor becomes a partner on his own willingness or by his failure to give public notice within a specified time, मतलब 6 months, his rights and liabilities as given in section 30 is as follows. He becomes personally liable to third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partnership. His share in the property and profits of the firm remain the same, to which he was entitled as a minor. B. When he elects not to become a partner, his rights and liabilities continue to be those of a minor up to date of public notice. His share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of notice. He shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profits. It may be noted that such a minor shall give notice to the registrar that he has not become a partner. कुछ नहीं 30 के अंदर और पढ़े हुए पूरा एल्वेट, पहला राइट्स है और फिर बाकी दो लाइबिलिटीज है। एक लाइन अच्छी लगी बस, सेकंड पॉइंट के अंदर पहली 3 लाइन ये वाली। सर ऐसा भी तो हो सकता है मैं 18 साल का हो गया
और मुझे उस वक्त पता ही नहीं कि मैं कहीं पे फॉर्म में एडमिटेड हूँ एज अ पार्टनर, क्योंकि मुझे एडमिट किया था जब मैं 14 साल का था, तो 18 साल का था, मुझे नहीं पता था मैं कहीं पे पार्टनर हूँ, तो 6 महीने में नोटिस नहीं दे पाया। बोलते कोई बात नहीं, तो जैसे पता पड़ा ना वहाँ से 6 महीना, ठीक है, विच एवर डेट इज़ लेटर। देखो वापस पढ़ता हूँ, विद इन 6 months of his attaining maturity or on his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, whichever date is later, वहाँ से 6 महीना आपको नोटिस देना है। पढ़ लो वेटिंग सुपर काम का सेक्शन 30 राइट्स वाला पॉइंट हो गया था, सीधा आ गए 33 के ऊपर। लॉ में क्या बोलता है इस 33 के अंदर, विच इज एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर। किसी अगर पार्टनरशिप फॉर्म में से किसी को निकालना हो तो उसका प्रोसीजर क्या, तो 3 + 3 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले 3 और फिर बाद में 3, 33 3 3। लॉ में क्या बोलता है निकालने के लिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली इज कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए। जब हमने पढ़ा था एनीवे यूनिट नंबर 1 के अंदर सेकंड लास्ट टॉपिक पार्टनरशिप डीड के अंदर, ऊपर से 12वां पॉइंट। तो पार्टनरशिप में लिखा होना चाहिए कि आप किसी पार्टनर को निकाल सकते हो तो ही निकाल सकते हो। दूसरा, सब मेजॉरिटी पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए। तीसरा, गुड फेथ में होना चाहिए। हाँ ग्रीन दीदी क्या हुआ, जल्दी बोल जल्दी, ए जगह दे उसको, वेट कॉर्नर पे, बाकी लो फोकस। सर गुड फेथ में होना चाहिए। देख पहला पॉइंट बहुत आसान कि सर डीड में लिखा होगा तो ही आप किसी को निकाल सकते हो, तो नहीं निकाल सकते, ठीक है, फर्स्ट बेंच कॉर्नर। सेकंड पॉइंट अगेन एक बार में समझ में आ जाएगा कि अगर 3 पार्टनर हैं तो 2 जन बोलने चाहिए कम से कम, के निकालो तो उस तीसरे को निकाल सकते हैं। 5 है तो 3 बोलने चाहिए निकालो तो निकाल सकते हैं। तीसरा समझ में नहीं आया, गुड फेथ। लॉ में क्या बोलता है, कोई बात नहीं, इसको हम अलग से डिफाइन करते हैं। अब गुड फेथ क्या होता है ये डिफाइन करा है सेक्शन 33 के सबसेक्शन 1 के अंदर। लाइक आई सेड 3 और फिर यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। गुड फेथ के अंदर पहला पॉइंट बोलता है लॉ मेकर कि सर जिसको आप निकालने की बात कर रहे हो उसको कृपया एक नोटिस देना। दूसरा, उसको एक बार अपने डिफेंस में बोलने का मौका देना। तो सपोज ए और बी मिलके सी को निकाल रहे हैं तो सी को नोटिस देना पड़ेगा कि भाई तेरे को निकाल रहे हैं। सी को खुद के डिफेंस में बोलने का मौका देना पड़ेगा कि उसको क्यों ना निकालें। और जो भी निकालने की बातें कर रहे हो दैट हैज टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अगर ये 6 के 6 पॉइंट हैं तो माशाल्लाह आप निकाल सकते हो। इनमें से अगर एक भी मिसिंग है, एक भी अगर मिसिंग है, इफ नॉट तो एक्सपल्जन इज नल एंड वॉइड, मतलब निकाला हुआ नहीं माना जाएगा। सेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। बुक में आते हैं एक बार, फिर वापस यहाँ पे आते हैं। ये रहा, इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, अपन एक काम करते हैं मॉड्यूल में जाते हैं। ICABOS जल्दी चल, स्टडी मटेरियल, फाउंडेशन, इंग्लिश मीडियम, लॉ मॉड्यूल, पार्टनरशिप 2, ये रहा expulsion of a partner. The power of expulsion must have existed in a contract between the partners. The power has been exercised by majority of the partners and it has been exercised in good faith. If all these conditions are not present, expulsion is not deemed to be in bona fide interest of the business of the firm. Bona fide मतलब good faith. The test of good faith as required under section 33 subsection 1 includes 3 things. पहला बीच वाला,
The partner to be expelled is served with a notice. Last, he is given an opportunity of being heard. First, the expulsion must be in the interest of the partnership. If a partner is otherwise expelled, expulsion is null and void. It may be noted that under this act, the expulsion of partner does not necessarily result in dissolution of the firm. बाकी partner चाहे तो continue कर सकते हैं. The invalid expulsion of a partner does not put an end to the partnership, even if partnership is at will, and it will be deemed to continue as before. Example, बहुत ही गंदा example पर पढ़ते हैं. A, B and C तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर, धंधा कर रहे थे बहुत सालों से सक्सेसफुली. Spouses of A and B fought in ladies club on their personal issues, and A's wife was hurt badly. A got angry कि उसकी बीवी को मारा, B की बीवी ने, on the incident, and he convinced C to expel B. ऊपर जाए अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ ऐसा मान लेते हैं, मेजोरिटी भी हो गया. गुड फेथ चेक करने के लिए सर हमने उस सामने वाले को नोटिस भी दे दिया, उसको बोलने का मौका भी दे दिया, फिर भी वैलिड नहीं है क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑफ द फर्म नहीं, वो इंटरेस्ट ऑफ बी की बीवी है. इंटरेस्ट ऑफ फर्म होना चाहिए. ऊपर देखते हैं, A, B and C are partners in a partnership firm. They were carrying their business successfully for the past several years. Spouses of A and B fought in ladies club on their personal issue, and A's wife was hurt badly. A got angry on the incident, and he convinced C to expel B from their partnership firm. B was expelled from the partnership without any notice from A and C. तो और भी गलत हो गया, नोटिस भी नहीं दिया. Considering the position of the act, state whether they can expel. No. पूरा पोजीशन लिखा पहले. A partner may not be expelled from the firm by majority of the partners except in excess in good faith of powers conferred by a contract between the partners. तो तीनों पॉइंट लिख दिए उसने, पहले मेजोरिटी लिखा, फिर गुड फेथ लिखा, फिर कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा, तीनों पॉइंट लिखे. It is thus essential that the power of expulsion must have existed in the contract. It must be exercised by majority of the partners exercised in good faith. If all these conditions are not present, the expulsion is not deemed to be bona fide interest of the business of the firm. Thus, according to the test of good faith under section 33 subsection 1, expulsion of partner B is not valid. In this context, you should also remember that provision of section number 32, पढ़ाई नहीं हमने अब तक उसको subsection wise. In this context, you should also remember the provision of section number 32 का subsection 2, 3 and 4, which we have just discussed, will be equally applicable to an expelled partner as if he was a retired partner. जाते हैं ऊपर 32 का 2, 3, 4 देख लेते हैं. ये रहा. जब आप फॉर्म से निकले उसके बाद आप लायबल नहीं होंगे फॉर्म के किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, ऐसा सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ. A retiring partner may be discharged from any liability to any third party for acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partners of the reservation firm, and such agreement may be implied by course of dealings. पहले के लिए भी चाहे तो उसको फ्री कर सकते हैं. 3. Notwithstanding the retirement of a partner from the firm, he and the other partners continue to be liable as partner of third parties for any act done before the retirement. And notices कोई भी दे सकता है, यहाँ पर देने की जरूरत भी नहीं है. वैसे इसी को अगर बोलता जा मॉडल में देखे तो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ था. बोल. नहीं है, डीड में लिखा हुआ होगा ना कि हम ताकत रखते हैं किसी पार्टनर को निकालने का, तो निकाल सकते हो. नहीं लिखा तो नहीं निकाल सकते. अब निकालना होगा तो अपन पहले लिख देंगे फिर निकाल देंगे. लिखा हुआ है तो अज्यूम करेंगे लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं होगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी ना, फिर क्वेश्चन ही बकवास हो गया. लिखा हुआ है ऐसा अज्यूम करेंगे. ये देख कितना शॉर्ट में खत्म किया अपन ने. कॉन्ट्रैक्ट, मेजॉरिटी पार्टनर्स कंसेंट, गुड फेथ. गुड फेथ का मतलब 33(1), नोटिस, ROBH, इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. इफ नॉट, एक्सपल्शन एंड अवॉइड. खत्म. सो सिंपल. आगे नहीं चाहते हैं और 34 की बात करते हैं. अब सीक्वेंस देखो अगर तो कितना अच्छा लॉ मेकर ने बना रखा है. वो 31 के अंदर आपको बोलता है पार्टनर आ रहा है, 32 में बोलता है पार्टनर जा रहा है, 33 में बोलता है उसको आप लात मार के निकाल रहे हो, 34 में बोलता है लुक्खा हो गया, 35 में बोलता है दुनिया में नहीं रहा.
दिस इज एडमिशन, दिस इज रिटायर, दिस इज एक्सपर्शन, हमने अभी अभी खत्म करा इंसॉल्वेंट ऑन डेथ। थ्री फोर की बात करते हैं। चार पांच पॉइंट है, इजी इजी फटाक से खत्म करते हैं। पहला पॉइंट बोलता है जैसे किसी कोर्ट ने, बुक का लैंग्वेज लिखता हूँ, एडजज किया किसी पार्टनर को एज इंसॉल्वेंट, सही लिखा था, एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट बाय अ competent court from that very date the insolvent partner will not be considered as a partner of the firm। जैसे कोर्ट से जजमेंट आया कि ये ए बी सी में सी इंसॉल्वेंट है, उसी दिन से वो फर्म से अलग। नीचे ये इंसॉल्वेंट पार्टनर कुछ करेगा, एक्ट्स विल नॉट बाइंड द फर्म, क्योंकि अभी ऊपर देखा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होते ही अब फर्म का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नीचे उसका एग्जैक्ट उल्टा, फर्म ने कुछ एक्ट्स करे, विल नॉट बाइंड इंसॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, एक और पॉइंट बचा, लास्ट, अथॉरिटी को खत्म भी हो गया। नो नोटिस is required to be issued to the public। खत्म, बुक में आता एक बार। 34 where a partner in a firm is adjudicated, मतलब जजमेंट आ गया, is adjudicated as an insolvent, he ceases, खत्म हो जाना, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is dissolved, firm चले कि ना चले वो firm से अलग हो गया। where under a contract between the partners of the firm, the partners of the firm is not dissolved, मतलब बाकी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, by the adjudication of a partner is insolvent, the estate of a partner so adjudicated is not liable for any act of the firm and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date on which the order of adjudication is made। ये सब वापस से नीचे लिखा, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे जाऊं मैं, अगर एक मिनट कुछ ढूंढ रहा हूं मैं, मिल जा साले, मिल गया ना, मिल गया। जो मैं को चौथा पॉइंट लिखवाया वो यहाँ पे, even when notice of dissolution has not been given there will be no liability for subsequent acts in case of insolvent partner, मतलब नोटिस देने का जरूरत नहीं है। एक और पढ़ चुका ऑलरेडी, डॉर्मेंट पार्टनर, उसे नोटिस देने का जरूरत नहीं होता। तो ये पॉइंट मैं आपको लॉजिकली ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करवा दिया।
34 डन। ओके सामने contract between the parties, and the partners are competent to agree that the death of one will not have the effect of dissolving the firm, and the surviving partners can continue unless दो ही पार्टनर हैं तो बंद हो ही जाएगा भाई. In order that the estate of the deceased partner may be absolved, free हो जाना from the liability of the future obligation of the firm, it is not necessary to give any notice either to the public or to the person having dealing with the firm. Automatic वो फ्री हो जाएगा उसका लाइबिलिटी एस्टेट. फिर एक बहुत ही ट्रिकी एग्जांपल आई वुड से एमटीपी में भी आया हुआ है. वो आपको ऐसा बोलता है कि सर यहीं पे बना देते हैं. इस दौरान फर्म ने गुड्स ऑर्डर करे थे. फर्म ऑर्डर्ड गुड्स सी की डेथ के पहले. यहां पे गुड्स डिलीवर हुए, गुड्स डिलीवर्ड. क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली सीज एस्टेट लायबल. लॉ में क्या बोलता है? नो. क्योंकि लायबिलिटी पैदा होती है जब माल डिलीवर होता है, और जब माल डिलीवर हुआ तब तक वो उसका इंतकाल हो चुका था, तो उसका एसेट लायबल नहीं होगा. भले ऑर्डर पहले प्लेस करा पर गुड्स मिला तब तक मर चुका था, तो उसका एसेट लायबल नहीं होगा. ये उस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, पढ़ लेता हूं एक बार. X was a partner in a firm. The firm ordered goods in X lifetime, जब वो जिंदा था, but the delivery of the goods was made after X death. In such a case, X estate would not be liable for the debt. A creditor can have only a personal decree, मतलब court order, personal decree against the surviving partners and a decree against the partnership assets in the hands of those partners. A suit for the goods sold and delivered would not lie against the representatives of the deceased partner. This is because there was no debt due in respect of the goods जब X जिंदा था. हो गया सर? 35. काम का सेक्शन. 37 बहुत ज़्यादा काम का सेक्शन. हमने 37 को लिखा भी है, शायद इंपॉर्टेंट. चेक कर एक बार. 37 लिखा है ना? काम का है. 38 काम का नहीं, बट हम पढ़ेंगे फिर भी उसको. 36 अच्छा पॉइंट. 36 की बात करते हैं. 37 तो डिफिकल्ट है. 36 बोलता है कि सर सपोज 3 पार्टनर्स थे, ए बी आणि सी
फर्म के अंदर, और इनका बिजनेस था शूज का। ओके, मीनवाइल सी निकल जाता है, सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। while the firm continues। ओके, आगे सेक्शन पे आते हैं। कैन सी स्टार्ट शूज बिजनेस, ये हमारा सेक्शन है। लॉ में बोलते हैं हाँ, यस इफ, 3 पॉइंट। पहला, आप फर्म का नाम यूज नहीं कर रहे, कर सकते हो आप बिजनेस, सेम बिजनेस कर सकते हो। दूसरा, खुद को फर्म का पार्टनर नहीं बता रहे अभी भी। तीसरा, आप सॉलिसिट नहीं कर रहे, किल फॉर मोटर्स इज ऑन, सॉलिसिट नहीं कर रहे कस्टमर्स ऑफ फर्म। सेक्शन खत्म हो गया सर। पढ़ता हूं एक बार। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। An outgoing partner may carry on business competing with that of the firm, and he may advertise such business, but subject to contract to the contrary, he may not use the firm name, represent himself as carrying on the business of the firm, or solicit the customers or persons who were dealing with the firm before he ceased to be a partner। फिर 27 तो आना ही था। A partner may make an agreement with his partners that on ceasing to be a partner, he will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits, and notwithstanding section 27 of Contract Act, such agreement shall be valid if the restriction imposed are reasonable। पढ़ चुके हैं 10 बार, ठीक है। 37 बहुत ही भयानक सेक्शन। सीधा अपन एग्जाम्पल पे आते हैं। 36 37 बैकग्राउंड समझने से पहले, ए बी सी 3 पार्टनर्स, नियति मैम ने ये है ना। सी या तो रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, एंड नहीं हुआ है अब तक सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, म्हणजे हिसाब किताब। अब सी जब फॉर्म में आया होगा तो कैपिटल लेकर आया होगा, उसमें जितना कैपिटल यूज नहीं हुआ उतना सी को वापस मिल जाना चाहिए, वो सी को अब तक नहीं मिला है। दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग। ए बी सी 3 पार्टनर्स, उसमें सी रिटायर हो गया, डेथ हो गई और उसका हिसाब किताब नहीं हुआ। लॉ में क्या बोलता है, कोई बात नहीं, राइट है सी का या सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। रिटायर हुआ है तो सी का, मर गया है तो सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का राइट है टू क्लेम his share in the profits। वेरी ऑब्वियस, मेरा पैसा अभी भी धंधे में लगा हुआ है, आपने मुझे दिया नहीं मेरे जाने के बाद भी, तो आप मेरे पैसे को यूज़ करके धंधा कर रहे हो और कमा रहे हो, तो जो मेरा हिस्सा था वो मुझे मिलता रहेगा। मैं पार्टनर नहीं हूँ फिर भी मिलता रहेगा, क्योंकि मेरा पैसा तो यूज़ हो रहा है सर। और 6% इंटरेस्ट
ऑन हिज कैपिटल। जितना मेरा पैसा फर्म में लगा हुआ है उसके ऊपर 6% ब्याज, दो में से कोई भी एक ही मिलेगा। तो या तो प्रॉफिट में हिस्सा लो या आपका जितना पैसा लगा उस पर 6% ब्याज लो। आपकी मर्जी, आपको क्या चाहिए आप डिसाइड करो। तो सी जिंदा है तो वो खुद डिसाइड करेगा ये चाहिए कि ये चाहिए, वो टपक गया तो उसकी रिप्रेजेंट डिसाइड करेंगे ये चाहिए कि वो चाहिए, कोई भी एक ही ले सकते हो आप। लास्ट में लिखना लगता नहीं मुझे, अगर हिसाब किताब हो गया तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा। वो क्या लिखूँ मैं पागल जैसे। ओपन करता हूँ एक बार, ठीक है, दिखने में बहुत आसान, अभी क्वेश्चन करूँगा फट जाएगी। पढ़ते हैं 37। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। According to section 37, where any member of a firm has died or otherwise ceased to be a partner, retire, expulsion, the surviving or continuing partners carry on the business of the firm with the property of the firm without final settlement of accounts as between them and the outgoing partner or his estate. Then in the absence of contract to the contrary, the outgoing partner अगर जिंदा है तो और his estate, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव is entitled at the option of himself, मर गया तो रिप्रेजेंटेटिव किसका सर, क्या राइट, क्या एंटाइटलमेंट, टू सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स मेड since he ceased to be a partner as the case may be attributable to the use of his share of the property of the firm, जितना आपका हिस्सा था उतना, सिंपल भाषा में। दूसरा, और सेकेंड हाफ, to the interest at the rate of 6% per annum on the amount of his share in the property of the firm। नीचे वही हिसाब किताब हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ लेता हूँ। Provided that whereby contract between the partners an option is given to the surviving or continuing partners to purchase the interest of the deceased or outgoing partner and that option is duly exercised, the estate of the deceased partner or the outgoing partner is estate as the case may be is not entitled to any further और अदर शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स, क्योंकि हिसाब किताब हो गया, आपका शेयर खरीद के आपको पैसा दे दिया था, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट इफ एनी पार्टनर अज्यूमिंग टू एक्ट इन एक्साइज ऑफ द ऑप्शन डज नॉट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स कंप्लाई विद द टर्म्स देयरऑफ, ही इज लायबल टू अकाउंट अंडर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन। बहुत ही गंदे एग्जांपल दिए नीचे दो, कुछ काम के नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो फाड़ के रख देता है सर, और जैसे मेरे फाड़ के रख देता है मतलब सितंबर 24 को याद करने का, हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पेपर। तो फाउंडेशन में जाते हैं, फाउंडेशन के अंदर पास पेपर में जाते हैं, पास पेपर के अंदर सितंबर में जाते हैं, और आ भी शायद 2 या 3 मार्क का था सिर्फ। एक तो पहली बार आया ऐसा क्वेश्चन, डिफिकल्ट आया क्वेश्चन, और 2 या 3 मार्क का ऐसा क्वेश्चन, इसलिए प्रॉब्लम है। ये रहा, इसको हटा देता हूँ एक बार। हाँ फर्स्ट बेंच दी, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। डिफिकल्ट है इसलिए आपको दिया, सुमन वाला 2 मार्क का, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। पढ़ सकते हैं, एलवेट। हाँ बहन शुरू करें ना, नॉट येट। मोबाइल यूज कर सकते कैलसी के लिए लगेगा। अरे बोलो मोबाइल यूज कर सकते हैं। कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, इम्पॉसिबल टू सॉल्व 2 मार्क का क्वेश्चन। कल ट्राई करना है तो
I'll wait 30 seconds. जो भी आंसर है फिर बात करते हैं अपन. Anyone ready? Ready? बोली बहन, क्या बोला है आपको? मैं तो बोल रहा हूँ नहीं कर सकते. कितना कर सकते हैं? वही तो क्वेश्चन है. गिव मी अ फिगर. कितना क्लेम कर सकते हैं? फिगर में बात कर. ना हाँ, लड़कियों में कोई और? एक भी नहीं. लड़कों में कोई और? एक भी नहीं. हाँ सर बोलिए. क्या कर सकती है? 100% रॉन्ग. हाँ सर आगे क्या बोल रहे हैं? इट इज एन इनकम्प्लीट आंसर. यहाँ था, फिर और था, फिर यहाँ था. रॉन्ग. रॉन्ग. आंसर राइट है. आंसर राइट है. ठीक नहीं समझ में आया उसके लिए. पहला पॉइंट, सर प्रॉफिट कमाया 10 लाख, मेरा हिस्सा है 10%. यहाँ लिखा मैंने 1 लाख और मेरे जो फॉर्म के अंदर पैसा घुसा हुआ है दैट इज 200 लाख का 10%. 20 लाख घुसा हुआ है. उस 20 लाख का 6%. 1,20,00,000. अब एग्जाम में लिख के ये नहीं आ सकता 1,20,000. आपको लिखना पड़ेगा 1 लाख या 1,20,000. हो सकता है इस बार 1,20,000 का फिगर ज्यादा आ रहा है, अगली बार हो सकता है ना ये ज्यादा है. तो वो डिसाइड करेगा क्या करने का. अब अपन कौन सा डिसाइड करने वाले. हमको तो लिख आना पड़ेगा 1 लाख और 1,20,000 एट हिज ऑप्शन. ब्लैक समझ में आया? देखो सेकंड लास्ट बेंच या समझ में? हाँ ओके. आंसर देखते हैं एक बार. 2. वही तो बोल रहा हूँ, मतलब कुछ भी सेप्टेम्बर में तो कुछ भी पेपर बनाया था. या क्या हुआ? दिखा तो है. अच्छा मान लेते मुझे एग्जाम में क्वेश्चन ना भी आता तो मैं ये तो लिख के आया जाता नॉट वैलिड. 2 में से एक तो मिल जाता बिना पढ़े. ज़्यादा आंसर चांसेस वैलिड की जगह नॉट वैलिड ही होंगे ऑब्वियसली. तभी तो आपसे रीज़न पूछा जाएगा फिर. तो कुछ ना भी है तो एटलीस्ट नॉट वैलिड लिख के आ जाने का, तो 1 मार्क तो मिल जाए कम से कम. अब सब 2 अटेम्प्ट से इजी आ रहे हैं इसलिए आपका अटेम्प्ट बहुत खतरनाक है. फिर वापस 36 आपके सामने जल्दी. एक ही सेक्शन बचा 38 एंड वी डन विद यूनिट नंबर 2. वाओ सॉरी बहन. मैं लाइट चालू, एक लाइट चालू करता हूँ. तो दिख रहा है पीछे या पीछे जा? नहीं तो नहीं दिख रहा तो जा.
नहीं कर सकता। जो आपने कमाया आपको फर्म को लौटाना पड़ेगा। आगे 38 थे। इसके ऊपर अपन वापस आ जाते हैं। टॉपिक आएगा यूनिट नंबर 7 के अंदर। मैं फिर भी आपको एक बार यहाँ पे हिंट दे देता हूँ उसकी। कंटिन्यू गारंटी यूनिट नंबर 7 में आएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अपने 1 to 6 हो गया ना, काफ़ी सारा हो गया अपना। अभी कंपनीज एक्ट 21, पार्टनरशिप अभी ख़त्म हो जाएगा 20, कॉन्ट्रैक्ट 21, 62 एग्जैक्ट 50% सिलेबस खत्म हुआ अपना। 120 में से 62 पार्टनरशिप में। एलएलपी ऑब्वियसली कनेक्टेड है दोनों। कॉन्ट्रैक्ट 789 बहुत आसान है, बस लेंदी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इंटरेस्टिंग है, पर स्टार्ट करते नहीं है बिकॉज ख़त्म होते होते लॉ से श्रद्धा उड़ जाती है। 2 महीने तक एक ही चैप्टर चल रहा है, तो 2 महीने बाद श्रद्धा बचेगी कहाँ, इसलिए मैं आपसे स्टार्ट नहीं करता। कौन रिटायर हुआ? सी रिटायर हुआ, फिर क्या हुआ? हाँ, तो जो कमाया आपको देना पड़ेगा। हाँ हाँ, कंटिन्यू गारंटी यूनिट नंबर 7 में आएगा। मैं फिर भी आपको एक बार एग्जाम्पल देता हूँ। तीन पार्टनर्स ABC, जिसके अंदर हमने बोल रखा है, ABC फर्म ने बोल रखा है B वेंडर को कि भाई हमारा एक बंदा आएगा C तेरे पास रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। जब जब भी वो आएगा तो उसको रॉ मटेरियल देते रहना। अब कितने ट्रांजेक्शन होंगे नहीं पता, महीने में 1, महीने में 2, साल में 1, साल में 2, नहीं पता। ये चलता ही रहेगा कि सी जाएगा रॉ मटेरियल परचेज करेगा, फर्म पैसा देगा, सी जाएगा रॉ मटेरियल परचेज कराएगा, फर्म पैसा देगा, सी जाएगा रॉ मटेरियल परचेज करके आएगा, फर्म पैसा देगा। ये चलता ही रहेगा। इसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। ये कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाएगी अगर फर्म के अंदर कोई चेंज होगा तो। अब फर्म के अंदर चेंज क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 17 के अंदर। आया था कोई तो एक सेक्शन 17 के अंदर कि कोई पार्टनर आया, कोई पार्टनर गया, धंधा आपने बदल दिया, या धंधे का नहीं पार्टनरशिप का टाइप बदल दिया, फिक्स पीरियड के बाद आपने कंटिन्यू करा,
तो उसको चेंज द फर्म बोले थे। तो इनमें से कुछ भी हुआ तो जो भी एक कंटिन्यू एंटिटी चल रही थी वो सब खत्म हो जाएगी, वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसा सेक्शन 38 बोलता है ना, वेयर अ पार्टनरशिप कंटिन्यूज to continue the business even after the expiry of the fixed term, fixed in case of partnership for a fixed period. According to section number 38, a continuing guarantee given to a firm or to a third party, हमारा example तो third party वाला था, in respect of the transaction of a firm is, in the absence of an agreement to the contrary, revoked as to future transactions from the date of any change in the constitution of the firm. तो वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म में चेंज वाला, 4 पॉइंट बीच में लिखे हुए थे लेफ्ट हैंड साइड पेज पे। ये रहा, पार्टनर आया, पार्टनर गया, धंधा बदल गया या पार्टनरशिप का टाइप बदल गया, ठीक है, कुछ काम का नहीं था बट ठीक है। यूनिट नंबर 2 खत्म। बहुत सारे काम के सेशन करें, इंक्लूडिंग 29, 33, 37 और छोटे छोटे तो बहुत सारे। ये 3 एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन इंग्लिश के अंदर, 29 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 37 भी लिखा है आपने इंपॉर्टेंट सेक्शन इंग्लिश के अंदर। बचा यूनिट नंबर 3, 1.5 घंटा, LLP लगभग 2.5 घंटा, 4 टोटल, एक्सपेक्टिंग 100% नेक्स्ट सेक्शन में खत्म हो जाएगा। बोल दूँ मैं टाइम टेबल के अंदर कि 4 घंटे का, 4.5 घंटे का लेक्चर दे मुझे, जिससे मैं दोनों खत्म कर सकूं, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा तो अपना 62 के अंदर 6 मार्क और ऐड हो जाएगा, 68 हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 7, 8, 9 के ऊपर। अब जा सकते हैं, वी आर डन फॉर द डे।